Assalamualaikum guys, so this is Salman here and you're watching Black Ultimate Together. New here, if you haven't subscribed my channel, yes, so can you subscribe my channel, press the bell icon, hit the like button, and here is my Instagram ID, just follow me if you like. So today just I'm reacting on travel to Japan. It's a Japan documentary. So first of all, I have to say to all my Japanese friends or friends, whatever, konnichiwa to all my Japanese friends. So how are you all? And today I'm just working on on Japan documentary. So without any further delay, let's get into it. 1 2 3 let's go. इब्तदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं एक ऐसी सरजमीन की जो दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है, लेकिन इसके बावजूद ये घर पर नौकर नहीं रखते। इसकी वजह क्या है? मुस्लिम ममालिक के सरबराह सऊदी अरब से अपने दौरे का आगाज़ करें तो ये बात समझ आती है, लेकिन जापान के वली अहद पर ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? क्या आपको पता है कि जापान में बांस को बतौर सब्ज़ी खाया जाता है, जिसे बम्बू शूट कहते हैं? क्या आपको आज से पहले मालूम था कि जापानी सुबह की बजाय रात को सोने से पहले नहाते हैं? आपने ओसाका का नाम यकीनन सुना होगा, लेकिन आपको शायद मालूम ना हो ओसाका जापान का तीसरा बड़ा सिटी है। क्या आपको मालूम है दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट जापानी और सिंगापुरियन शहरियों के पास है, जो 192 मुल्कों में बगैर वीज़ा सफ़र कर सकते हैं या फिर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और जापानी इमिग्रेशन के पास 1000 साल का एक्टिव रिकॉर्ड मौजूद है। क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि चीन और जापान की दुश्मनी की वजह क्या है? आज भी सिर्फ 11% जापानी ही चीन के बारे में मुस्बत राय रखते हैं। क्या आपको मालूम है जापान में अचानक लोग गुम हो जाते हैं और गायब होने वाले लोग आखिर कहाँ जाते हैं? क्या आप जानते हैं जापान में अब तक इंटरनेट की स्पीड 319 टेराबाइट्स टेस्ट की जा चुकी है। आपने आज तक बाइक्स और गाड़ियों के ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने का तो सुना होगा, लेकिन जापान में बाइसाइकिल वालों को भी 50,000 यन तक जुर्माना पे करना पड़ सकता है। यकीनन आपको नहीं मालूम होगा जापान में पब्लिक टॉयलेट में बच्चों के पैम्पर चेंज करने के लिए डायपर चेंजिंग स्टेशन लगाया जाता है। क्या आपने आज से पहले सुना जापान में बर्फबारी से पहले गाड़ियों के मालकान स्नो टायर चेंज करवा लेते हैं, यानी सर्दी और गर्मी के टायर्स मुख्तलिफ होते हैं। दोस्तों, आखिर क्या वजह है जो मुल्क दूसरी जंग अजीम में राख का ढेर बन गया था, वो किस तरह अब एक बेनज़ीर मिसाल बन गया है? पूरी दुनिया अब इनके फिंगरप्रिंट के नीचे है। दुनिया में लेक्सस गाड़ियों से लेकर सोनी के कैमरों तक हर चीज़ जापान बना रहा है। कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है इस छोटी सी कौम में जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं? हम बताएंगे इस सरजमीन के सरबस्ता राज, जिनसे आज की नई नस्ल बिल्कुल ना आशना है। दोस्तों, हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आप जापान के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, गाड़ियों की कैसे इंपोर्ट करते हैं, इसके लिए आपको उमर इन जापान चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो करना पड़ेगा। जापान जिसे जापानी ज़बान में निपोन और निहोन कहते हैं, यानी सूरज का सरचश्मा या चढ़ते सूरज की सरजमीन। इस कुर्राए अर्ज़ पर सबसे पहले दिन का आगाज़ जापान में होता है। बरआज़म एशिया के इंतहाई मशरक़ में जज़ीरों के एक लंबे सिलसिले पर मुश्तमिल है, जो शुमाल से जनूब की तरफ फैले हुए हैं। मोहतरम नाज़रीन कराम, जापानी मजमूई तौर पर नफीस, ठंडे और हलीम तबा हैं। कानून का एहतराम करना और दूसरों से कानून की पासदारी करवाना इनके किरदार का खासा है। जापानी माशरत में झूठ बोलने, किसी के हक को मारने, अखलाकी कदरों को पामाल करने, बेहुदगी की इजाज़त का ना होना, वक्त की पाबंदी, खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों के लिए भी खुशी का बायस बनते हैं। जापानी कौम सफाई को अमलन निस्फ ईमान समझती है। जापानीज़ टॉयलेट एक प्रेम कथा है। जापान में पब्लिक प्लेसेस पर टॉयलेट बनाना ज़रूरी होता है। कमोड ऑटोमेटिक और फुल टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं।
सीट के साथ माजूरों के लिए होल्डिंग हैंडल लगाए जाते हैं। डायपर चेंजिंग स्टेशन लगा होता है ताकि बच्चों की माएँ बच्चों के पैम्पर चेंज कर सकें, और ऐसे कमरे भी बनाए जाते हैं जहां बच्चों का वज़न किया जा सकता है, कद नापा जा सकता है, दूध गर्म किया जा सकता है। जापानीज़ एजुकेशनल सिस्टम। जापान में ज़्यादातर लोग घरों में नौकर नहीं रखते क्योंकि इनका ख्याल है कि घर और बच्चे वालिदैन की जिम्मेदारी हैं, मुलाजमों की नहीं। जापान में पहली जमात से तीसरी जमात तक इम्तिहान नहीं होते क्योंकि इनके मुताबिक तालीम का मकसद बच्चों की मुस्बत किरदार साजी है, जिसके लिए किसी किस्म के फ़ाइनल इम्तिहान की ज़रूरत नहीं। इब्ने इंशा लिखते हैं कि एक जापानी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मुलाकात के बाद जब वो मुझे रुखसत करने बाहर आए तो मैंने देखा कि हम जहाँ से गुजरते तालिबे इल्मों का ग्रुप हमारे पीछे छोटी छोटी छलांगे लगाकर दूसरी तरफ हो जाता। मैंने जब इनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हम अपने उस्ताद के साए पर पाँव रखना इनके तकद्दुस के खिलाफ समझते हैं। स्कूलों में लंच ब्रेक के बाद तमाम बच्चों को ब्रश करने का हुक्म है। सब बच्चे मिलकर अपना क्लासरूम, टॉयलेट खुद साफ करते हैं। इसका मकसद बच्चों में आजिज़ी और अपने माहौल का ख्याल रखने का शऊर पैदा करना है। बचपन का दिया गया ये सबक वो कभी नहीं भूलते। इसी वजह से आज हर तरफ सफाई नज़र आती है। हर शख्स अपने घर के अंदर के साथ साथ गली के बाहर की भी खुद ही सफाई करता है। यहाँ तक कि देहात में अगर ट्रैक्टर वाला रोड पर मट्टी गिराकर जाए तो बाद में खुद ही झाड़ू से सड़क को साफ कर देता है। इसी तरह हर दुकानदार बार बार अपनी दुकान के सामने की सफाई करता नजर आता है। What are the driving rules in Japan? जापान में साइकिलिंग के भी रूल्स हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर साइकिल वाले को पहले रास्ता दिया जाता है। साइकिलिंग के लिए अलग से लाइन होती है। 13 से कम और 70 साल की एज के लोगों को फुटपाथ पर साइकिल चलाने की इजाज़त है। सर पर हेलमेट पहनना ज़रूरी है। एक हाथ से साइकिल चलाना, 2 बंदों का इकट्ठे मिलकर साइकिल चलाना मना है। अगर पुलिस आपको 1 साल में 2 मरतबा स्टॉप करती है तो आपको लेटर भेजा जाता है। आपको रूल्स के बारे में जानने के लिए क्लास लेने को कहा जाता है, वरना 50,000 येन का जुर्माना लगता है। जापान में बहुत से अफराद सिग्नल पर गाड़ी रुकने पर गाड़ी की लाइट बंद या मदम कर देते हैं। जापान गाड़ियों का किंग माना जाता है। सिर्फ टोयोटा कंपनी 9.5 मिलियन गाड़ियां बना रही है और हैरत की बात यह है कि 10 मिलियन सेल कर देती है, यानी बनने से पहले ही गाड़ियां सेल हो जाती हैं। इतना कामयाब बिजनेस कहाँ है? 1959 से जापान बहरी जहाज तैयार करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। जापान में आपको पर्सनल गाड़ी 2 साल और कमर्शियल गाड़ी हर साल चेक करवाना जरूरी है। गाड़ी बेचते वक्त ऑक्शन शीट में गाड़ी के तमाम फॉल्ट बताना भी ज़रूरी है। जापान में सेफ्टी रूल्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। डंप ट्रक में सिर्फ इतना मटेरियल डाला जा सकता है जितनी इसकी कैपेसिटी गाड़ी के ऊपर लिखी होती है, और मट्टी वगैरह को बॉडी लेवल से नीचे तक फिल किया जाता है ताकि किसी गाड़ी पर मट्टी उड़कर ना पड़े। जापान में रोड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने टाइम बचाना है तो हाईवे इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके इस्तेमाल पर ठीक ठाक टैक्स कटता है, जो कि 1 किलोमीटर पर तकरीबन $1 के करीब बनता है। जापान में गाड़ियों में ETC कार्ड लगा होता है, जिससे पेमेंट खुद कार तरीके से कट जाती है। जापान में अगर मजहब की बात की जाए तो मुल्क की 69% आबादी शिंटोइज्म, 66.7% बुद्धिज्म, 1.5% क्रिश्चियनिटी, 6.2% दीगर मज़ाहिब के मानने वालों की है। आप हैरान होंगे कि जापानी दुनिया की वाहिद कौम है जिसकी अक्सरियत एक ही वक्त में 2 मज़ाहिब शिंटोइज्म और बुद्धिज्म पर अमल करती है। जापानीज़ फूड। जापान दुनिया के उन चंद ममालिक में सरे फरिश्त है जहां रिज़्क़ की फरावानी है। जापान में खाने पीने की अशिया महंगी मिलती हैं। जापान के लोग उबारी के खरबूजों के पकने का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। इन खरबूजों को युबारी किंग के नाम से पुकारा जाता है। जापानी कस्बे युबारी में 2 अदद खरबूजों की कीमत 27 लाख से 37 लाख तक हो सकती है। इसकी वजह जापानी कौम अपनी ग़ज़ाई पैदावार में कीमियाई खाद की जगह ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करती है। जो फसलें हमारे यहाँ 20 टन होती है, वहाँ 80 टन होती है।
जापानी भैंस का दूध नहीं पीते कि ये सुस्त जानवर है। जिन ममालिक में भैंस का दूध पिया जाता है इनमें चुस्ती नहीं होती, इसलिए जापानी गोट मिल्क पीना पसंद करते हैं। ये कोई भी दवाई खुद खाने की बजाय वो चीज़ बकरी को खिलाते हैं और इनका मानना है इस दवा का असर बकरी के दूध में शामिल हो जाता है। लंबी उम्र के लोगों से जब पूछा गया कि उनकी लंबी जिंदगी का राज क्या है तो उन्होंने बताया कि वो कोम्पलें यानी कच्ची ही उम्र की सब्जियां खाना पसंद करते थे। इसी वजह से जापान में दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र रसीदा आबादी है। माशरे का 1/4 से ज़्यादा हिस्सा 65 साल या इससे ज़्यादा उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है। जापानी कौम फूलों की बड़ी शदाई है। खुशनुमा फूल हर घर और सड़क की जीनत है। जापानियों की पसंदीदा तरीन हॉबी मछली पकड़ना है। आपको हर जापानी के घर में मछलियां पकड़ने की किट ज़रूर मिलेगी। मोहतरम नाज़रीन कराम, दुनिया के किसी भी कंट्री में सब अच्छा नहीं होता। पहली बात, अगर आप जापानी नस्ल नहीं हैं तो आपको खुले दिल के साथ कबूल नहीं किया जाएगा, भले आप वहाँ के नेशनल बन जाएं। जापान में सोशल लाइफ बिल्कुल महदूद है, कोई आपका क्लोज फ्रेंड नहीं बनेगा। जापान में जो जगह आपकी है वही आपकी है। किसी की जगह पर आप बगैर इजाज़त जूते तक नहीं रख सकते। जापान में बहुत ज़्यादा टैक्स हैं, जापानी भी रोते हैं। हाँ, इसके बदले आवाम को सहूलतें ज़रूर मिलती हैं। जापान में अगर आपका वालिद फोत हो जाए तो इसकी जायदाद आपके नाम पर ट्रांसफ़र तब तक नहीं होगी जब तक आप इसकी मलकियत का 60% हुकूमत को टैक्स नहीं देते। तो लोग हुकूमत को कहते हैं हमारे पास इतना टैक्स कहाँ से आया, ये प्रॉपर्टी तुम ही रख लो। जापान में जहाँ तरक्की से लोगों की जिंदगियाँ बदली हैं, वहीं कुछ लोग मटेरियलिस्टिक बन गए हैं, जिसकी वजह से बहुत से जापानी ये कहते नजर आते हैं संगदिल जापानी बीवी से सिलिकॉन की गुड़िया अच्छी। इस कदर तरक्की के बावजूद मसाइल का शिकार होकर खुदकशी करने वाली सिर्फ खवातीन की तादाद 885 तक पहुँच चुकी है। जापान के लोग किसी ऐसे मामले को बहुत संजीदगी से लेते हैं जो इनके लिए शर्म या नाकामी का बायस हो। जापान में अचानक गायब होने वाले लोग आखिर कहाँ जाते हैं? वो रोपोश हो जाते हैं और गुमनामी की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। इन रोपोश होने वाले लोगों की तादाद अब तक हजारों में पहुंच चुकी है। दोस्तों, जापानी वली अहद गैर मुल्की दौरों का आगाज सऊदी अरब से क्यों करते हैं? प्रिंस शाह फहद ने 1953 के दौरान लंदन में मलका एलिज़ाबेथ दोम की ताजपोशी की रस्म में हिस्सा लिया। प्रिंस शाह फहद ने नोट किया कि तकरीब में जापानी वली अहद के हिटों की नशिस्त इनके बाद रखी गई थी, जिस पर शाह फहद से रहा न गया और उन्होंने अपनी नशिस्त उन्हें दे दी। जापान के शाही खानदान ने इस इज्जत और इकराम को रिकॉर्ड कर लिया और इस तरह अब जब भी जापानी वली अहद गैर मुल्की दौरा करते हैं तो इसका आगाज सऊदी अरब से करते हैं। जापान का हर वली अहद अपने खानदान की इस रवायत की पाबंदी कर रहा है। रेलवे सिस्टम इन जापान का रेलवे का निज़ाम दुनिया का जदीद तरीन सिस्टम है। जापान का रेलवे निज़ाम वक्त की पाबंदी, तेज़ रफ्तारी और अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, बल्कि अब तो बैटरी पर चलने वाली हाइब्रिड ट्रेन भी आ गई हैं। जापान हिस्ट्री, जापान की तारीख की वर्क गर्दानी से मालूम होता है जापानियों के यहाँ अपने आगाज़ के बारे में दास्तान मौजूद है कि कहते हैं कि जन्नत के आका ने उनकी सरजमीन पर 2 जवान देवताओं एज़नागे और उनकी बेगम एज़नामे को भेजा, जिन्होंने समंदर में से उनके लिए एक खूबसूरत मुल्क बना डाला। माहिरीन का दावा है कि होकाइदो और होनशू जजायर के बासी यहाँ के असल बाशिंदे हैं। 300 साल कबल मसीह तक जोमोन दौर कहलाता है। 250 ईस्वी के आसपास कोफन दौर का आगाज हुआ। सन 538 में असुका का दौर शुरू होता है। 8वीं सदी ईस्वी में नारा दौर का आगाज होता है। इससे कबल तक ये रवायत आम थी कि जब बादशाह या मलका का शाही महल में इंतकाल होता तो मौत के डर से वो महल छोड़कर नया तामीर किया जाता। बिलाखिर जापानियों ने सोचा कि बादशाह तो चीनियों के भी मरते हैं, लेकिन उन्होंने अपने महल या दारुल हुकूमत को कभी नहीं छोड़ा। लिहाजा इस अमल को रोकते हुए ये चीन के तांगदोर हुकूमत में कायम दारुल हुकूमत चांगान, जो आजकल शियान के नाम से पहचाना जाता है, के तर्ज पर बनाया गया। एडो दौर सन 1603 से सन 1868 तक रहा। अयासो जापान की तारीख का कामयाब तरीन हुक्मरान माना जाता है।
16ویں صدی کے آخر میں اسپین میں مسلمانوں کو شکست دینے کے بعد ولندیزیوں نے پرتگالیوں اور اسپانویوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تجارتی ذریعے سے استعماریت کا راستہ اختیار کیا۔ مقامی جاگیرداروں نے ولندیزیوں کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا۔ آیاسو یدیوشی کی طرح پہلے تو مسیحیوں کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا، لیکن پرتگالی اور ہسپانوی سوداگر تجارت کے بہانے سادہ لو جاپانیوں کو عیسائیت کے روپ میں پاپائے روم کا وفادار بنانے لگے۔ آیاسو نے آخر کار سن 1612 عیسوی میں مسیحیت پر جاپان میں پابندی لگا دی۔ سن 1637 میں ناگاساکی کے قریب ہزاروں مسیحی مزاروں نے خون ریز بغاوت کی، کیونکہ پرتگال نے اس بغاوت کی کھلم کھلا حمایت کی۔ اس کے آئندہ 4 سالوں میں تمام یورپیوں کو ملک سے بے دخل کر دیا گیا۔ اب جاپان تھا اور اس کا اپنے وسائل پر انحصار۔ یہاں سے ایک خود مختار اور خوددار قوم نے جنم لیا۔ جاپانیوں کے خون میں 2 صفات نے جنم لیا، ایک کفایت شعاری اور دوسری مستقل انتھک محنت۔ ایک فلسفہ حیات نے جنم لیا جس میں وفاداری، کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچانا اور کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یہ تمام خوبیاں آج بھی جاپانی قوم میں پائی جاتی ہیں۔ ہر علاقہ ایک خاص شعبہ کے لیے مخصوص ہو گیا۔ چپے چپے پر سنتو حرفت کا جال بچھ گیا اور 215 سال تک یورپیوں کو ملک میں داخل نہ ہونے دیا گیا۔ اس دور کو جاپانی زبان میں سکوک یعنی پوری دنیا سے علیحدگی اختیار کرنا کہلاتا ہے۔ امپائر آف جاپان سن 1853 میں امریکی صدر کی جانب سے خواب سے چلنے والے 4 امریکی بحری جہاز مراسلہ لے کر پہنچے۔ اس مراسلے میں دوستی، تجارت، کوئلے کی فراہمی وغیرہ جیسی نیک چکنی چپڑی باتوں کا اظہار کیا گیا تھا۔ 29 جولائی 1858 کو امریکہ کے ساتھ ہیرس ٹریٹی نامی معاہدہ دستخط ہوا، جس میں تجارت کے حوالے سے کئی امور پر اتفاق کیا گیا۔ حقیقت میں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح جاپان پر قبضے کا پلان تھا۔ آخر فوج نے 1863 میں کاگوشیما پر حملہ کر دیا۔ سمورائے کی پینشن ختم کر کے ان کے روایتی لباس پہنے اور تلوار لے کر چلنے کو ممنوع قرار دیا گیا۔ جن سمورائے نے آزادی کی کوشش کی اسے کچل دیا گیا۔ اس دور کو دور میجی یعنی روشن خیال دور کہا جاتا ہے۔ یہ دور 45 سالوں پر محیط ہے جو سن 1867 سے 1912 تک رہا۔ چین اور جاپان کی دشمنی کی کہانی کیا ہے؟ جاپانی فوجیوں نے نانجنگ شہر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور قتل، ریپ اور لوٹ مار کی وارداتیں شروع کر دی۔ یہ قتل عام 1937 میں شروع ہوا اور مارچ 1938 تک جاری رہا۔ جب ماؤ سے چینی وزیر اعظم کاکوئی سے معافی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ماؤ نے کہا کہ چین میں کمیونسٹ انقلاب جاپانی حملے کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ جاپان نے 27 ستمبر 1940 کو جرمنی اور اٹلی کے ساتھ ایک معاہدہ دستخط کیا۔ امریکہ کو جاپان کا جرمنی اور اٹلی سے معاہدہ ایک آنکھ نہیں بھایا۔ 25 جولائی 1941 کو امریکہ نے جاپان کے تمام اثاثے منجمد کرنے کا حکم دیا۔ جاپان کی تیل کی سپلائی روک دی، جس سے جاپانی فوج اور خصوصاً بحریہ بہت متاثر ہوئی۔ لیکن 7 دسمبر 1941 کو جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کر کے امریکہ کے سارے اندازوں کو غلط ثابت کر دیا۔ وہاں موجود 155 طیارے تباہ کر دیے۔ امریکی جاپان سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ یہ 6 اگست 1945 کی صبح تھی اور ہیروشیما کے عوام چند لمحوں بعد آنے والی دردناک قیامت سے بے خبر اٹھنے کی تیاری کر رہے تھے۔ صبح کے 8:15 تھے کہ طیارے سے ایٹم بم چھوڑ دیا گیا اور 43 سیکنڈ بعد انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ جاپان کے دوسرے علاقوں کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ جاپانیوں کو اس کا علم اس وقت ہوا جب امریکی صدر ٹرومین کا پیغام ریڈیو پر سنائی دینے لگا کہ امریکہ نے جاپان پر حملہ کیا ہے۔ 9 اگست 1945 دن کے 11:01 پر جہاز کے سفاح کپتان نے بٹن دبا دیا۔ 43 سیکنڈ بعد ناگاساکی شہر کی فضا میں ایک انتہائی خوفناک اور زوردار دھماکے سے فیٹ مین پھٹ گیا۔ ایٹمی سائنسدانوں کے مطابق یہ دھماکہ ہیروشیما کے دھماکے سے کہیں بڑا تھا، جس سے جاپان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ 15 اگست
1945 को जापान के बादशाह हिरोहितो ने रेडियो टोक्यो पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि उनका मुल्क पोस्टडैम एलामिया को कबूल करता है। इस एलामिया में जापान से कहा गया था कि वो गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे, जो जापानी फौज के लिए बहुत ही बड़े सदमे की बात थी। हथियार डालते वक्त जापान के पास 20 लाख फौज थी। इसके अलावा जापान के पास 3000 लड़ाका तैयारे भी थे। अमरीकी अफवाज ने शाही जापानी फौज और बहरिया के अड्डों पर कब्जा कर लिया था। अमरीकी फौज बशमूल इत्तेहादी अफवाज का मंसूबा था कि जापान को फौज से कतई तौर पर साफ किया जाए और एक ऐसा आयन मुरतब किया जाए जिसमें फौज रखने की कोई शिक न हो। जापानी हुकूमत को पैरा मिलिट्री रिजर्व पुलिस रखने की इजाज़त दी गई, जो बाद में जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स के नाम से पहचानी जाने लगी। इस मुआहदे के बाद जापान अमेरिका का फौजी अड्डा बन गया। जापानी हुकूमत, कंपनियों, तंजीमों और आम शहरियों के तमाम असासे जब्त कर लिए गए। वो ताकत के नशे में चूर एक जर्नैल का कमरा था जहां बादशाह को तलब किया गया। जापान के बादशाह ने सिर्फ एक ही दरख्वास्त की, बेशक जापान की माइशत, सियासत और हर चीज पर आपका कब्जा हो, लेकिन सिर्फ एक शोबा जापान के हाथ में दे दिया जाए। जर्नल ने हैरानी से पूछा कि ऐसा कौन सा शोबा है? तो बादशाह ने जवाब दिया, वो शोबा तालीम का है जिसकी निगरानी खुद जापान की हुकूमत करेगी। लिहाजा ये मुतालबा तस्लीम कर लिया गया और यही बात जापान की तरक्की का राज ठहरी। जापान के बादशाह ने मुसलसल मेहनत और तरक्की के साथ मुस्तकिल सफर को कामयाबी की कुंजी करार दिया। तालीम को जदीद बुनियादों पर इस्तवार किया और यही नारा दरसी कुतब पर भी तहरीर किया। जापान में तालीम का ये मकसद नहीं है कि ऐसे लोग तैयार किए जाएं जो फ़नून और साइंस की तकनीकों से बहरावर हों, बल्कि इसका मकसद ऐसे अफराद तैयार करना है जो रियासत को दरकार हों और हम तालीम के ज़रिए बहरानों पर कैसे काबू पा सकते हैं। जापान में एक सनती सेमिनार कराया गया जिसमें माहिरीन ने क्वालिटी कंट्रोल का नजरिया पेश किया। जापान ने क्वालिटी कंट्रोल के नुस्खे पर अमल किया और दुनिया भर की मंडियों पर छा गए। 3 मई 1947 को मौजूदा आईने जापान की मंजूरी दे दी गई। दोस्तों, जापान 47 इंतजामी प्रीफेक्चर्स और 8 ट्रेडिशनल रीजन में तकसीम है। टोक्यो मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे लार्जेस्ट सिटी है। ग्रेटर टोक्यो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मेट्रोपॉलिटन इलाका है जिसमें 37.4 मिलियन से ज़ायद रहायशें हैं। जापान दुनिया का 11वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। जापान की आबादी इस वक्त 12 करोड़ 42 लाख 14,766 अफराद हैं। जापान का कुल रकबा 3,77,915 किलोमीटर है, जो दुनिया में 63वें नंबर पर आता है, जो अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से भी छोटा है और जापान की ज़मीनी सरहद किसी भी कंट्री के साथ नहीं लगती। दोस्तों, जापान का डायलिंग कोड +81 है और जापान पाकिस्तान से 4 घंटे और इंडिया से 3.5 घंटे आगे है। जापान वीज़ा। दोस्तों, जापान को लाखों वर्किंग लोगों की ज़रूरत हर वक्त रहती है। पाकिस्तान और इंडिया वाले वहां बड़ी आसानी से जा सकते हैं, बस आपके पास कोई हुनर होना चाहिए और जापानी ज़बान का इस्तेमाल आता हो। जापान में 3 महीने से ज़्यादा रुकने वालों को रेजिडेंस कार्ड दिया जाता है। जापान जाने के लिए मुख्तलिफ टाइप के वीज़ा होते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टेशन वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा। पहला वीज़ा खुद एम्बेसी से हासिल किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन, कोई भी जापान में आपको गारंटर मिल जाए। तीसरा, स्टूडेंट वीज़ा, आपने इंटर किया हो, जापानी ज़बान का कोर्स किया हो, N5 तक लाजमी है और आपके गारंटर की बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। दोस्तों, जापान के अंदर एक ऐसा शहर भी है जहां हरन हर तरफ आज़ादी से घूमते फिरते नज़र आते हैं और इन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। जापान की $1500 बिलियन की इकानमी है, जिसमें $800 बिलियन की एक्सपोर्ट और $700 बिलियन की इंपोर्ट है। जापान में सोमो पहलवान टूर्नामेंट बहुत ही मकबूल है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अल्लाह ताला असबाब दे तो जापान की सियाहत ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। Amazing documentary, literally. Japan is, so developed country right now, and yeah, I just want to visit someday. I just want to go to Japan. Yeah, it's my wish to meet with Andrew Sherry because I love him.
So that's why, 'cause amazing people, seriously. So they like to do hard work. So it's amazing. They are so, honest. Uh, so I love Japanese people. So if you're still watching my video, if you haven't subscribed my channel yet, so kindly subscribe my channel, press the bell icon, hit the like button. So if you have any question, if you have any request, just comment below. Okay, till take care, I love you. See you soon in the next video. Goodbye.